हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आर के गिरी, आपका मैथमेटिक्स गुरु। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। पिछले कई लेक्चर्स में हमने दो चैप्टर्स मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट को पूरी तरह से कंप्लीट किया है। गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे एक नया चैप्टर, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। लेकिन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ने से पहले आज का लेक्चर विशेष रूप से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे कि किसी फंक्शंस को फंक्शन से इन्वर्टिबल फंक्शंस बनने तक में उसकी जर्नी क्या है। ठीक है ना। फंक्शन से इन्वर्टिबल फंक्शन तक की जर्नी को हम लोग पढ़ेंगे, तभी आप सभी को इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस समझ में आएगा। ठीक है गाइस, तो बिना विलंब किए हुए चलिए शुरू करते हैं हम लोग फंक्शंस की जर्नी फ्रॉम फंक्शन टू इन्वर्टिबल फंक्शन। ओके, तो गाइस सबसे पहले हम लोग फंक्शन सीखेंगे। वैसे तो मैंने आप लोगों को 11th क्लास में फंक्शंस पढ़ाया था, ठीक है ना। वहां पर खास करके हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़े थे और उसकी एक्सप्लेनेशन हम लोग ग्राफिकल मेथड से किया था, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग जो फंक्शंस की जर्नी पढ़ेंगे, फंक्शन की जर्नी फ्रॉम फंक्शन टू इन्वर्टिबल फंक्शन, वो हम लोग मैपिंग के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है ना। जबकि 11th क्लास में हमने उसको ग्राफ के थ्रू पढ़ा था। गाइज, आज का जो लेक्चर है वो उन सारे विद्यार्थियों के लिए डेडिकेटेड है, वैसे सारे विद्यार्थी जिन्होंने 11th क्लास में फंक्शन को नहीं पढ़ा था, ठीक है, जिनको फंक्शन के बारे में कोई आइडिया नहीं है, उनके लिए खास करके आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और वैसे विद्यार्थी जो लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है, अच्छी तरह से आज के लेक्चर को समझना जरूरी है, क्योंकि 11th क्लास में जो मैंने पढ़ाया था फंक्शंस, वो रियल वैल्यूड फंक्शंस था और उसे हम लोग ग्राफ की मदद से पढ़े थे। आज हम लोग जो फंक्शन पढ़ेंगे वो मैपिंग के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो गाइस जो फंक्शन है वो है आपका, ध्यान दीजिएगा, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स। अगर ए और बी दो सेट्स है, जैसा यहाँ पर मैंने दिखाया है, एक सेट है आपके पास ए और दूसरा सेट है आपके पास बी। तो इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, then a rule f from set A to set B। देखिए यहां पर सेट A से सेट B में एक रूल है f, इसी को हम लोग फंक्शन बोलते हैं। लेकिन ये रूल करता क्या है? from set A to set B which associates each element of set A to unique element of set B is called function from set A to set B। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेशन क्या कह रहा है हमारा कि A और B दो सेट है, दोनों सेट के बीच में एक ऐसा रूल F जो सेट A के प्रत्येक एलिमेंट को यूनिक एलिमेंट सेट B के यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट कराता हो। तो ऐसे रूल को जो ए और बी के बीच में है, उसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं। क्लियर है गाइस? फिर से एक बार समझ लीजिए, डेफिनेशन फंक्शन क्या कहता है? इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, देन अ रूल एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी व्हिच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी each called function from set A to set B। सेट A और सेट B के बीच में एक ऐसा रूल F जो सेट A के प्रत्येक एलिमेंट को सेट B के यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएशन करवाता है। उस रूल को हम लोग, वह जो रूल है F, उसको हम लोग फंक्शन कहते हैं। क्लियर है? फंक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं, अगर ए और बी दो सेट है और ए से बी के बीच में कोई रूल है एफ जो फंक्शन है, उसको हम लोग डिनोट करते हैं एफ, और यहाँ पर कॉलन
ए एरो बी, इसको पढ़ा जाता है फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ए से बी के बीच में जो फंक्शन होगा उसको डिनोट करेंगे एफ कॉलन ए टू बी, एरो डालकर। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर जो लिखा हुआ है कि एसोसिएट्स ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, का मतलब होता है कि इसका प्रत्येक एलिमेंट का आप देखेंगे इधर सेट बी में एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएशन होगा, एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ एसोसिएशन नहीं होगा। फिर से एक बार समझिए, सेट ए का कोई भी एलिमेंट आप उठाइए, आप देखिएगा उसका एसोसिएशन सेट बी के एलिमेंट के साथ एक ही एलिमेंट के साथ होगा, एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 4, तो देखिए 1 का एसोसिएशन सेट बी के सिर्फ एक एलिमेंट के साथ है। इसी प्रकार यहाँ पर सेट ए का जो एलिमेंट 2 है, इसका एसोसिएशन सेट बी के एक ही एलिमेंट बी के साथ है। इसी प्रकार से सेट ए का जो एलिमेंट 3 है, उसका एसोसिएशन सेट बी के एलिमेंट एक ही एलिमेंट सी के साथ है। और इसी प्रकार से सेट ए का एलिमेंट जो 4 है, उसका भी यूनिकली एसोसिएशन है सेट बी के एलिमेंट के साथ। तो आप देख रहे हैं सेट ए में जितने भी एलिमेंट है, प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी के एक सिंगल एलिमेंट के साथ एसोसिएशन है। तो ऐसा केस अगर रहता है, ऐसा रूल जो ए से बी के बीच में डिफाइंड है, उसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं। क्लियर है गाइस। अब जरा देखिए, आपके पास एक और मैं एग्जांपल दिखाता हूं, आप समझने का प्रयास करेंगे। देखिए हमारे पास दो सेट है ए और बी, एक रूल है ए से बी के बीच में एफ, आपको बताना है कि क्या ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो देखिए जरा, यहाँ पर है 1 2 3 4 5, इधर है ए बी सी डी। तो जरा देखें आप, 2 का एसोसिएशन देखिए यहाँ पर दो एलिमेंट के साथ हो गया, 1 बी के साथ एसोसिएट हो गया, 3 डी के साथ एसोसिएट हो गया। ऐसे ही रह दीजिए 1 2 3 और इधर ले लीजिए ए बी सी डी। क्लियर है। अब जरा आप ध्यान से देखिएगा कि क्या ये रूल वैलिड है। यहां इसके लिए सेकंड एग्जांपल के लिए तो देखिए 1 सेट ए का जो एलिमेंट 1 है, वो सेट बी के सिंगल एलिमेंट बी के साथ एसोसिएटेड है। उसी तरह से ये जो सेट ए का एलिमेंट 3 है, सेट बी के सिंगल एलिमेंट डी के साथ एसोसिएटेड है। लेकिन जो यहाँ पर एलिमेंट 2 है सेट ए का, वो आप देखेंगे कि दो एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है, सेट बी के ए और सी दो एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है। जबकि रूल क्या कहता है कि यूनिकली एसोसिएट कराना है, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट के साथ यूनिकली एसोसिएटेड होगा। दैट मीन्स सिंगल एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड होगा। यहाँ सेकेंड एग्जाम्पल के केस में सेट ए का जो एलिमेंट 2 है, वो सेट बी के दो एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है। तो यहाँ पर जो फंक्शन वाला रूल है वो वायलेट हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये जो सेकेंड एग्जाम्पल है ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है गाइस। तो आपको समझ में आया कि फंक्शन किस केस में होगा और फंक्शन किस केस में नहीं होगा। एक तो आप समझ गए कि सेट ए के किसी भी एलिमेंट का एसोसिएशन सेट बी के एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ नहीं हो सकता है। एक रूल तो ये हो गया। और भी एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल देखिए, तीसरा एग्जांपल देखिए जरा। अब मान लीजिए आपके पास दो सेट है यहाँ पर ए और बी, ठीक है, और इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 और यहां पर हम लोग ले लेते हैं ए बी सी। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, देखिए ध्यान से। अब बताइए कि जो ये मैंने एरो डायग्राम बनाया है, क्या ये एरो डायग्राम फंक्शन है या नहीं है।
तो इसके लिए हमको क्या चेक करना पड़ेगा, दो चीजें। यहाँ डेफिनेशन में क्लियर है, यहाँ पर देखिए, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए को एसोसिएट कराएगा यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो दो यहाँ रूल है, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का एसोसिएशन होना चाहिए, ठीक है ना, सेट बी के यूनिक एलिमेंट के साथ। एक बार फिर समझिए, यहाँ दो रूल है, इसी पर आपको ज्यादा फोकस करना है। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का एसोसिएशन सेट बी के यूनिक एलिमेंट के साथ होना चाहिए। मतलब सेट ए में जितने भी एलिमेंट होंगे सबका सेट बी के एलिमेंट के साथ एसोसिएशन होना चाहिए, और वो कैसा, यूनिक एसोसिएशन। ठीक है, तो ये दो रूल है। सेट ए में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, और सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का एसोसिएशन यूनिक होना चाहिए। ये दो रूल है, इन्हीं दो रूलों को हम लोग चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला रूल को चेक कीजिए, सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स है 1 2 3 4, इन सबका एसोसिएशन सेट बी में है। ठीक है, तो सेट ए में कोई एलिमेंट खाली नहीं है आपका, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि सेट ए का जो प्रत्येक एलिमेंट एसोसिएटेड है सेट बी के साथ, उसका जो एसोसिएशन है वो यूनिक एसोसिएशन है कि नहीं। तो देखिए 1 सिर्फ एक एलिमेंट ए के साथ एसोसिएटेड है, इसी तरह 2 सिर्फ एक एलिमेंट बी के साथ एसोसिएटेड है, इसी प्रकार 3 सिर्फ एक एलिमेंट ए के साथ एसोसिएटेड है, इसी प्रकार 4 सिर्फ एक एलिमेंट सी के साथ एसोसिएटेड है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है सबका एसोसिएशन है सेट बी के साथ, और सबका एसोसिएशन सिर्फ सिंगल एलिमेंट के साथ है। तो ये आपका फंक्शन होगा, ठीक है। तो लिखेंगे इट इज अ फंक्शन। क्लियर है। इसी प्रकार ये पहला जो एग्जांपल था इसको भी आप लिख दीजिए, इट इज अ फंक्शन, यह फंक्शन है। अब एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, देखिए जरा फोर्थ एग्जांपल। एक और एग्जांपल हमारे पास ए बी, ए से बी के बीच में एफ है, एक रूल यहाँ है 1 2 3 4 5, यहाँ है आपका ए बी सी डी ई। ठीक है गाइस, अब जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 ए से रिलेट हो गया, 2 सी से, सॉरी 1 बी से, 2 सी से, 3 डी से, 4 ए से, और 5 रिलेट नहीं हुआ। ठीक है ना। तो देखिए जरा यहाँ पर, अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि क्या ये जो फोर्थ एग्जांपल है आपका, ठीक है ना, इसमें जो एरो डायग्राम है, क्या ये फंक्शन को डिफाइन करता है। तो इसके लिए दो चीजें हमें देखना होगा। पहला चीज क्या देखना होगा कि इसका प्रत्येक एलिमेंट एसोसिएटेड होना चाहिए सेट बी के साथ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एलिमेंट 5 है वो सेट बी के किसी भी एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड नहीं है। तो पहले ही रूल को वायलेट हो गया, पहले ही रूल को वायलेट कर दिया ये डायग्राम। तो यहाँ पर हम लिख सकेंगे इट इज नॉट अ फंक्शन। क्लियर है ना, क्योंकि यहाँ पर सेट ए का एक एलिमेंट ऐसा भी है जिसका कोई एसोसिएशन नहीं है सेट बी के साथ। ठीक है, अब दूसरे रूल को चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना। इसी प्रकार और भी कई एग्जाम्पल्स होंगे। आपको फंक्शन चेक करने के लिए सिर्फ दो चीजों की आवश्यकता है। पहला चीज कि सेट ए में आप देखेंगे कोई एलिमेंट खाली तो नहीं रह गया, या किसी भी एलिमेंट का एसोसिएशन सेट बी के साथ बाकी तो नहीं रह गया। अगर कोई एलिमेंट खाली रह गया है जिसका एसोसिएशन सेट बी के साथ नहीं है, तो वहीं पर वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है। दूसरा, अगर सेट ए के सारे एलिमेंट्स एसोसिएटेड हैं अगर सेट बी के साथ, तो आपको चेक करना है कि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का यूनिक एसोसिएशन सेट बी में होना चाहिए। मतलब सेट ए के किसी भी एलिमेंट का एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ सेट बी में एसोसिएशन नहीं होना चाहिए, सिर्फ सिंगल एलिमेंट के साथ एसोसिएशन होना चाहिए। अगर ये दो रूल को फॉलो करता है तो ए से बी में जो रूल डिफाइंड है एफ, उसको हम फंक्शन बोलेंगे, अदरवाइज उसको हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। क्लियर हो गया गाइस, ये था हमारा फंक्शन। ठीक है,
पहले इसको आप लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए लिखिए तो। चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे 1-1 फंक्शन क्या होता है। 1-1 को एक्चुअली आपको ये जो फंक्शन मैं पढ़ा रहा हूं इसको डिटेल में भी पढ़ना है आपको, और वो एक अलग यूनिट है, वो है आपका 12th क्लास में जो यूनिट पढ़ना है वो पढ़ना है आपका उसमें उस यूनिट में पढ़ना है आपका रिलेशन, फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है गाइस। तो उसे हम लोग जब उस यूनिट को पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, रिलेशन, फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशन। यहां पर सिर्फ हमको ये समझना है, जैसा मैंने बिगिनिंग में कहा आपसे कि फंक्शन की जर्नी, फंक्शन से इन्वर्टिबल फंक्शन तक जो होगा उसी को हमें अध्ययन करना है, क्योंकि उसको हम अगर अध्ययन कर लेते हैं तो इनवर्स फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे वो है आपका 1-1 फंक्शन, और 1-1 फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसे पुनः पढ़ना है हमें, इसलिए आपको घबराना नहीं है। बहुत सारी बातें यहाँ पर, जितना फंक्शन 12 में पढ़ना है वो सारा चीज तो यहाँ हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ उसी पॉइंट को डिस्कस करेंगे जिससे हमें ये समझ में आ जाए कि फंक्शन इनवर्स कब कब होता है, मतलब फंक्शन से इन्वर्टिबल फंक्शन कैसे बन जाता है, ठीक है ना। उसके लिए क्या रिस्ट्रिक्शंस वगैरह होते हैं उतना ही हम सीखेंगे। बाकी डिटेल फंक्शन के बारे में जब हम लोग उस यूनिट पर जाएंगे जिसमें हमें फंक्शन, रिलेशन और बाइनरी ऑपरेशन पढ़ना है, वहां पर हम काफी डिटेल में इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है गाइस। तो चलिए अगला जो फंक्शन है, ये फंक्शन का टाइप है और वो है आपका 1-1 फंक्शन। 1-1 या इसी को हम लोग बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है ना। 1-1 और इंजेक्टिव फंक्शन। तो देखिए 1-1 और इंजेक्टिव फंक्शन क्या कहता है गाइस, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, A and B are two sets, then the function f a to b, f a to b मतलब एक फंक्शन है जो डिफाइंड है फ्रॉम सेट A to सेट B, then the function f a to b is said to be 1-1 or injective function, 1-1 or injective function if distinct element of set A, if distinct element of set A has distinct image in set B, ठीक है, बात समझ में आया। मतलब सेट A से सेट B में डिफाइंड फंक्शन एफ ए टू बी को 1-1 और इंजेक्टिव फंक्शन हम तभी बोलेंगे जब पर डिफरेंट एलिमेंट, सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट का सेट बी में डिफरेंट इमेज हो। क्लियर है ना। चलिए अब सबसे पहले इसमें इमेज की बात आता है, तो पहले उसी को हम समझते हैं। देखिए यहां देखिए, इमेज को समझने के लिए मान लीजिए कि आपके पास दो सेट है ए और बी, ए और बी के बीच में एक फंक्शन है 1 2 3 और इधर है ए बी सी डी। यहां देखिए 1 ए से रिलेटेड है,
2b से और 3c से रिलेटेड है। तो यहां पर देखिए, यहां जो ये ए बी सी है, इसको हम बोलते हैं, यहां ऐसे घेर लेते हैं, यहां जो ए बी सी है, जो तीनों एलिमेंट सेट बी के ये तीनों एलिमेंट ए बी एंड सी जो किसी न किसी एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट से रिलेटेड है, इन तीनों को हम लोग बोलते हैं इमेज। ठीक है। और ये जो तीनों एलिमेंट जो सेट बी के साथ एसोसिएशन में है, यूनिक एसोसिएशन में, इसको हम बोलते हैं प्री इमेज। इसको बोलते हैं प्री इमेज। ठीक है। सेट ए को हम लोग बोलते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन। और सेट बी को हम लोग बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है गाइस, सेट बी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोडोमेन। और ये जो इमेज है, इमेज का जब सेट बनाएंगे तो इसको बोलते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन। क्लियर है? तो ये था बेसिक थोड़ा सा आइडिया कि फंक्शन के केस में ए और बी सेट, ए और बी दो सेट है और उसके बीच में अगर कोई फंक्शन डिफाइंड है तो हम लोग कब किसको इमेज बोलेंगे, किसको प्री इमेज बोलेंगे, कौन सा सेट डोमेन होगा, कौन सा सेट कोडोमेन होगा और रेंज क्या होगा। क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग जो एग्जाम्पल है इसका 1-1 और इंजेक्टिव का, इसको देखते हैं। तो देखिए पहला एग्जाम्पल है गाइस, हमारे पास दो सेट है ए और बी, और ए और बी के बीच में एक फंक्शन डिफाइंड है एफ। देखिए यहाँ 1 2 3 4 और इधर है ए बी सी डी ई। तो देखिए 1 ए से रिलेटेड है, 2 बी से, 3 सी से, 4 डी से। अब यहां देखिए, यहां क्या कहता है कि 1-1 और इंजेक्टिव फंक्शन तभी बोलेंगे आप जब इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी। देखिए 1 का इमेज क्या है? बी है ना। 1 आपका प्री इमेज हो गया और ए जो है आपका इमेज हो गया। 1 का इमेज है आपका ए, इसी तरह 2 का इमेज क्या है? बी। 3 का इमेज क्या है? सी। 4 का इमेज क्या है? डी। देख रहे हैं? तो 4 डिफरेंट एलिमेंट है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है सेट ए में, और इन चारों के डिस्टिंक्ट इमेज है सेट बी में। तो देखिए डेफिनेशन यही कहता है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन द फंक्शन f from f a to b, ठीक है, इज सेड टू बी 1-1 और इंजेक्टिव फंक्शन if distinct element of set A has distinct image in set B। देखिए ये जो 1-1 और इंजेक्टिव फंक्शन का डेफिनेशन है वो यहाँ पर इस एग्जांपल में पूरी तरह डिफाइंड है। यहाँ देखिए कैसे डिफाइंड है। यहाँ 4 एलिमेंट है सेट ए में, चारों डिस्टिंक्ट है एक दूसरे से, और इन चारों का डिस्टिंक्ट इमेज है यहाँ पर सेट बी में। ठीक है ना। 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी और 4 का डी। तो हम कह सकते हैं कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी है। तो 1-1 और इंजेक्टिव फंक्शन का जो डिफिनेशन है इस एग्जांपल में पूरी तरह डिफाइंड है। तो ये जो फंक्शन हो जाएगा 1-1 और इंजेक्टिव फंक्शन। क्लियर है? अब जरा एक और एग्जांपल देखिए, यहां पर दूसरा हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। बताइएगा कि 1-1 और इंजेक्टिव है कि नहीं। ए और बी दो सेट है, यहां पर ए से बी के बीच में एक फंक्शन है। यहां देखिए 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट है। यहां पर हम ले लिया ए बी सी डी ई 5 एलिमेंट इधर भी ले लिया। यहां देखिए 1 और 3 बी से रिलेटेड है, 2 ए से रिलेटेड है, 4 सी से और 5 डी से। अब बताइए कि ये जो सेकंड एग्जांपल है ये 1-1 और इंजेक्टिव है कि नहीं है। ठीक है। तो 1-1 और इंजेक्टिव को चेक करने के लिए गाइज हमारे पास जो रूल है वो है
distinct element of set A should have distinct image in set B. A के डिफरेंट एलिमेंट का सेट बी में डिफरेंट इमेज होना चाहिए। अब चलिए इसको चेक करते हैं। देखिए जरा यहां पर देखिए 1 का इमेज बी है, ठीक है, 2 का इमेज ए है, 3 का इमेज बी है, 4 का सी है और 5 का इमेज डी है। आप यहां गौर फरमाएं तो आप देखेंगे 1 का और 3 का सेम इमेज है बी में, बाकी सारे एलिमेंट का डिफरेंट इमेज है, लेकिन सेट ए का 2 एलिमेंट 1 और 3 इसका सेम ही इमेज है, एक ही इमेज है, डिस्टिंक्ट इमेज नहीं है। यहाँ 2 डिफरेंट एलिमेंट है और इसका इमेज सेम है, तो ये रूल को फॉलो नहीं करता है 1-1 और इंजेक्टिव के रूल को, क्योंकि 1-1 और इंजेक्टिव का रूल क्या कहता है, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज डिफरेंट इमेज इन सेट बी, but in the case of second example we have seen that 2 different element of set A 1 and 3 has same image in set B, distinct image नहीं है। इसलिए ये जो फंक्शन है आप बोलेंगे it is not 1-1 और इंजेक्टिव फंक्शन। क्लियर है गाइस? तो आपको समझ में आ गया कि इंजेक्टिव और 1-1 फंक्शन कब होगा। ठीक है, आपने फंक्शन सीखा, उसके बाद आपको हमने बताया 1-1 और इंजेक्टिव फंक्शन क्या है। क्लियर है? चलिए इसको लिखिए जरा। चलिए अब हम लोग आते हैं अगले फंक्शन पर, और अगला फंक्शन है आपका ऑनटू फंक्शन। ऑनटू या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव फंक्शन, ऑनटू और सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है गाइस? अब देखिए ऑनटू और सर्जेक्टिव फंक्शन क्या है, इसका डेफिनेशन है if A and B are two sets, if A and B are two sets, then the function f A to B, f A to B का मतलब है कि एक फंक्शन जो सेट A से सेट B में डिफाइंड है, then the function f A to B is said to be onto or surjective function, onto or surjective function, onto or surjective function if every element of set B has at least one pre-image in set A। क्लियर है? देखिए डेफिनेशन क्या कहता है कि अगर आपके पास A और B दो सेट है, देखिए ध्यान से, A और B दो सेट है और A और B के बीच में एक फंक्शन डिफाइंड है f, तो कह रहा है कह रहा है कि सेट B के प्रत्येक एलिमेंट का
क्या कह रहा है आपसे? सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट का सेट ए में कम से कम एक प्री इमेज होना चाहिए। मतलब सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स का सेट ए में कम से कम एक प्री इमेज तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो ऐसे केस में ए से बी में जो फंक्शन डिफाइंड है उसको ऑनटू या सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। अब देखिए इस एग्जांपल को देखिए, अगर मान लीजिए कि यहां पर है 1 2 3 4 5 और यहां पर है आपका ए बी सी डी ई। देखिए यहां पर अगर E1 का रिलेशन E के साथ है, 2 का रिलेशन D के साथ है, 3 का रिलेशन C के साथ है, 4 का रिलेशन B के साथ है और 5 का रिलेशन A के साथ है। देखिए यहां पर तो आप क्या देख रहे हैं यहां पर कि सेट A में जितने भी सेट B में जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब का कम से कम एक प्री इमेज है। देखिए E का प्री इमेज 1 है, D का प्री इमेज 2 है, C का प्री इमेज 3 है, B का प्री इमेज 4 है और A का प्री इमेज 5 है। तो सेट B में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका कम से कम एक प्री इमेज सेट A में है। तो ये जो फंक्शन है आपका इट इज एन ऑनटू फंक्शन, ये आपका ऑनटू फंक्शन है। और एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल था, अगला एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल है आपका, जैसे देखिए यहां पर सेट ए है, सेट बी है और सेट ए से सेट बी में एक फंक्शन डिफाइंड है एफ। यहां पर एलिमेंट है देखिए 1 2 3 4 5, इधर है ए बी सी सी डी। देखिए अब देखिए जरा यहां पर, जैसे मान लीजिए कि 1 का रिलेशन B के साथ है, 2 का A के साथ है, 3 का B के साथ है, 4 का C के साथ है और 5 का D के साथ है। फंक्शन ये है A to B एक फंक्शन है। अब आप देखिए कि यहां पर सेट B में जितना भी एलिमेंट है सबका कम से कम एक प्री इमेज सेट A में है। जैसे देखिए 1 का प्री इमेज 2 है, A का प्री इमेज 2 है, B का 2 प्री इमेज है। देखिए ये जो एलिमेंट B है सेट B का, इसका 2 प्री इमेज है 1 एंड 3। देखिए 1 और 3 ये 2 प्री इमेज है, ठीक है ना, 1 और 3 यहां पर 2 प्री इमेज है। आप देखेंगे और डेफिनेशन कहता है कि कम से कम एक प्री इमेज तो सेट B का A में होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो गाइज यहाँ पर डेफिनेशन आपसे ये कहता है कि सेट B का प्रत्येक एलिमेंट का कम से कम एक प्री इमेज तो सेट A में होना ही चाहिए। तो A, C और D का एक एक प्री इमेज है सेट A में, जबकि सेट B का जो एलिमेंट B है इसका 2 प्री इमेज है सेट A में। क्लियर है ना। तो इसलिए ये भी क्या होगा, इट इज एन ऑनटू फंक्शन। ठीक है, ये भी ऑनटू फंक्शन होगा। लेकिन अगला एग्जांपल से और स्पष्ट हो जाएगा। देखिए यहां पर, यहां आप देखेंगे कि सेट A और B दो सेट ले लेते हैं, ठीक है ना, और A और B के बीच एक फंक्शन डिफाइंड है। यहां पर है A B C D और यहां पर है इधर हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 और इधर ले लेते हैं A B C D E। देखिए जरा, यहां पर 1 रिलेटेड है A से, यहाँ 4 ही तक ले लीजिए, 2 रिलेटेड है B से, 3 रिलेटेड है C से और 4 रिलेटेड है D से। अब जरा बताइए कि जो तीसरा एग्जाम्पल है ये ऑनटू फंक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है,
तो देखिए गाइज यहाँ पर हमें क्या चेक करना है, देखिए एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज इन सेट ए। तो देखिए प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज चेक कर लीजिए, इधर कम से कम एक प्री इमेज सेट ए में होना चाहिए। तो देखिए 1 का एक प्री इमेज है 1, सॉरी ए का 1 प्री इमेज है 1, बी का इसी तरह एक ही प्री इमेज है 2, सी का भी एक प्री इमेज है 3, डी का भी एक प्री इमेज है 4, लेकिन यहाँ पर जो एलिमेंट ई है इसका कोई प्री इमेज नहीं है सेट ए में। जबकि यहाँ क्या कहता है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज इन सेट ए। तो आप देख रहे हैं ना कि सेट बी में एक एलिमेंट ऐसा है ई जिसका कोई प्री इमेज नहीं है सेट ए में, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे इट इज नॉट एन ऑनटू फंक्शन। ये ऑनटू फंक्शन नहीं है क्योंकि सेट बी का एक एलिमेंट ऐसा है जिसका प्री इमेज सेट ए में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है गाइस, तो ये था आपका ऑनटू फंक्शन। अब आप तीन चीजें आप सीख गए, फंक्शन क्या होता है, वन और इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, ऑनटू और सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है। ठीक है गाइस, चलिए इसको जरा लिख लीजिए। तो गाइस अगला जो फंक्शन है वो है आपका वन ऑनटू फंक्शन, वन ऑनटू फंक्शन, वन ऑनटू फंक्शन, या इसको हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर है। अब डेफिनेशन, इसके नाम से ही इसका डेफिनेशन क्लियर हो जाता है। वन ऑनटू और बाइजेक्टिव फंक्शन, देखिए वन ऑनटू नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ऐसा फंक्शन जो वन भी हो और ऑनटू भी हो। ठीक है ना। वन होने के लिए क्या जरूरी है कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट जो है डिफरेंट इमेज होना चाहिए सेट बी में। ठीक है। और ऑनटू होने के लिए क्या होना चाहिए, सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट का कम से कम एक प्री इमेज होना चाहिए सेट ए में। क्लियर है ना। अभी हमने वन और ऑनटू दोनों का डेफिनेशन बताया। वन का डेफिनेशन था डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज डिस्टिंक्ट इमेजेस इन सेट बी, और ऑनटू का डेफिनेशन था एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज इन सेट ए। और इन दोनों डेफिनेशंस को कोलैबोरेट करके एक तीसरा फंक्शन बनाया गया वन ऑनटू फंक्शन। दैट मीन्स कि वह फंक्शन जो वन भी हो जो ऑनटू भी हो उसको हम लोग वन ऑनटू फंक्शन कहेंगे। ठीक है ना। ऐसा फंक्शन जिसमें वन फंक्शन की भी प्रॉपर्टी हो और ऑनटू फंक्शन की भी प्रॉपर्टी हो, अर्थात ऐसा फंक्शन जो वन और ऑनटू दोनों हो उसको हम लोग वन ऑनटू फंक्शन कहते हैं। ठीक है गाइस। तो डेफिनेशन हो जाएगा इफ ए एंड बी आर टू सेट्स then the function f a to b is said to be वन onto or bijective, वन onto or bijective function if पहला इट इज, देखिए यहां ऐसे लिखिए, इफ नंबर वन इट इज वन, नंबर टू इट इज ऑनटू। क्लियर। ऐसा फंक्शन जो सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है और जो वन भी हो और ऑनटू भी हो, ऐसे फंक्शन को
वन वन ऑन टू और बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। देखिए जरा, एग्जाम्पल पहला है आपके पास, देखिए ए और बी दो सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, यहाँ एलिमेंट है ए बी सी डी। देखिए 1 का रिलेशन ए के साथ, 2 एसोसिएटेड है बी के साथ, 3 एसोसिएटेड है सी के साथ और 4 एसोसिएटेड है डी के साथ। ए से बी में एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन को चेक करना है कि ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है कि नहीं है। तो देखिए इस एग्जाम्पल को हम पहले चेक करेंगे 1 1 की। तो 1 1 का डेफिनेशन कहता है डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी। तो चलिए यहां देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट सेट ए के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का सेट बी में डिफरेंट डिफरेंट इमेज है कि नहीं। तो देखिए जरा, 1 का इमेज ए, 2 का इमेज बी, 3 का इमेज सी और 4 का इमेज डी। तो हमने यहां देखा कि सेट ए के ये जो 4 एलिमेंट है 1 2 3 4, इन चारों डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज है सेट बी में। तो ये आपका 1 1 तो हुआ, 1 1 हो गया इधर से। अब हम लोग देखते हैं ऑन टू का डेफिनेशन चेक करते हैं। ऑन टू कहता है कि सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट का कम से कम एक जो है प्री इमेज सेट ए में होना चाहिए। क्लियर है ना। तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिए कि यहां सेट बी में 4 एलिमेंट है ए बी सी डी। ठीक है, अब देखते हैं ए का प्री इमेज 1 है, बी का प्री इमेज 2 है, सी का प्री इमेज 3 है और डी का प्री इमेज 4 है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ जितने भी सेट बी में एलिमेंट्स हैं सबका प्री इमेज एग्जिस्ट करता है सेट ए में। सेट बी में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका प्री इमेज ना हो सेट ए में। यहाँ जितने भी एलिमेंट है सेट बी में सबका प्री इमेज है सेट ए में। तो ये ऑन टू को भी फॉलो करता है। तो 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। ठीक है ना। तो एक तरफ से देखेंगे 1 1, दूसरी तरफ से देखेंगे आप ऑन टू। तो ये फंक्शन आपका कैसा हो गया, 1 1 ऑन टू फंक्शन हो गया। ठीक है ना। अब एक एग्जांपल और देते हैं। ठीक है, उसमें जरा आप बताइएगा। देखिए आपके पास 2 सेट है ए और बी। ठीक है गाइस, यहाँ देखिए ए से बी में एफ एक फंक्शन है। यहाँ 1 2 3 4 5 यहाँ है ए बी सी डी। देखिए 2 और 3 दोनों एक ही एलिमेंट से रिलेटेड है। बी से 1 का रिलेशन ए के साथ है, 4 का सी के साथ और 5 का डी के साथ। यहाँ क्या देख रहे हैं, 2 3 एक ही एलिमेंट सेट बी के साथ रिलेटेड है, जबकि 1 4 और 5 का डिफरेंट इमेज है सेट बी में। अब इसको चेक करना है कि 1 1 ऑन टू है कि नहीं। तो देखिए 1 1 का डेफिनेशन कि यहाँ ए में सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज होना चाहिए सेट बी में। तो देखिए यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए 1 का डिफरेंट इमेज है ए, इसी तरह यहाँ पर 4 का भी डिफरेंट इमेज है सी, 5 का भी डिफरेंट इमेज है डी। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 और 3 का सेम इमेज है, डिफरेंट इमेज नहीं है। देख रहे हैं ना, सेट ए का 2 एलिमेंट 2 और 3 इसका सेम इमेज है सेट बी में। तो ये जो फंक्शन होगा 1 1 नहीं होगा, ये है नॉट 1 1। 1 1 तो नहीं है ये, समझ गया ना। और ऑन टू है कि नहीं। तो देखिए ऑन टू का डेफिनेशन कहता है कि सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका कम से कम एक प्री इमेज सेट ए में होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 4 डिफरेंट एलिमेंट है ए बी सी डी और चारों का प्री इमेज है। देखिए ए का प्री इमेज है
बी का भी प्री इमेज है, सी का भी प्री इमेज है और डी का भी प्री इमेज है। तो इस तरफ से ये ऑन टू तो है लेकिन 1 1 नहीं है। तो गाइज ये जो फंक्शन है आपका ये हो गया नॉट 1 1 ऑन टू, नॉट 1 1 ऑन टू फंक्शन, मतलब ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। क्लियर है ना? तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 1 1 ऑन टू फंक्शन क्या है। एक बार फिर से समझिए, हमने कहा कि ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो उसको हम लोग बोलते हैं 1 1 ऑन टू फंक्शन। क्लियर है? और 1 1 और ऑन टू के फंक्शन में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है गाइस? चलिए इसको जरा लिखिए। तो गाइस अगले फंक्शन की तरफ चलते हैं और अगला फंक्शन है आपका इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है, या इसको आप ऐसे समझिए इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन, ठीक है ना? इन्वर्टिबल फंक्शन बोलिए चाहे इनवर्स फंक्शन बोलिए। देखिए इनवर्स फंक्शन कहता है कि अगर आपके पास ए और बी दो सेट है, ठीक है, ए से बी में अगर कोई फंक्शन डिफाइंड है एफ और बी से ए में एक अनदर फंक्शन डिफाइंड है, बी से ए में, डायरेक्शन बी से ए की तरफ होना चाहिए, बी से ए में एक अनदर फंक्शन डिफाइंड है जी। ठीक है, फिर से समझिए, मैंने कहा कि अगर आपके पास ए और बी दो सेट्स हैं, ए से बी के बीच में एक फंक्शन एफ डिफाइंड है और बी से ए के बीच में एक अनदर फंक्शन जी डिफाइंड है। अगर ऐसा है तो इस केस में हम लोग देन जी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ एफ एंड, देखिए यहां पर, एंड it is written as G is equal to F inverse, या फिर इसको हम लोग ऐसा भी लिखते हैं F inverse is equal to G। ठीक है गाइस, अब है कंडीशन यहां पर कि इन्वर्टिबल फंक्शन होने के लिए किस टाइप का फंक्शन होना चाहिए। तो किसी भी फंक्शन को इन्वर्टिबल होने के लिए क्या होना चाहिए? फंक्शन शुड बी बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव को क्या बोलते हैं? 1 1 ऑन टू फंक्शन। अगर 1 1 ऑन टू फंक्शन होगा तभी जो है कोई फंक्शन ए से बी में डिफाइंड होगा और बी से ए में डिफाइंड होगा। समझ रहे हैं ना? अगर 1 1 ऑन टू नहीं हुआ, बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, तो ए से बी में और बी से ए में फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा आपका। ए से बी में हो सकता है डिफाइंड हो, लेकिन बी से ए में डिफाइंड ना हो। इस बात को हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो पहले एक नोट है कि एनी फंक्शन, देखिए एनी फंक्शन is said to be invertible function any function is said to be invertible function if it is 1 1 onto or bijective function। बाइजेक्टिव फंक्शन, किसी भी फंक्शन को इन्वर्टिबल होने के लिए कैसा फंक्शन होना चाहिए? 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, इसी केस में किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है गाइस, इसको जरा नोट कर लीजिए, फिर हम इसके एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं कि एक तो एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है ना? देखिए
हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए हमारे पास पहला एग्जाम्पल है, इसमें आपके पास दो सेट है ए और बी, ठीक है ना। ए से बी में एक फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है गाइस। अब देखिए जरा, ए से बी में एक फंक्शन डिफाइंड है 1 2 3 4 ए बी सी डी, ठीक है। अब जरा देखिए 1 ए से रिलेटेड है, 2 बी से, 3 सी से और 4 डी से। अब हम लोग एक और फंक्शन डिफाइंड करते हैं। देखिए अब हम लोग बी से ए में डिफाइंड करते हैं। देखिए बी से ए में हमने कहा कि एक जी फंक्शन डिफाइंड है, तब जाके जी को हम एफ का इनवर्स बोलेंगे। तो हम चेक करते हैं, इसी को बी से ए में डिफाइन करेंगे तो बी में एलिमेंट है ए बी सी डी, और देखिए ए में एलिमेंट है 1 2 3 4। तो जरा चेक कीजिए, 1 ए से रिलेटेड था तो ए 1 से रिलेटेड हो जाएगा, फिर इसी तरह 2 बी से रिलेटेड है तो बी 2 से रिलेटेड हो जाएगा, 3 सी से रिलेटेड है तो सी 3 से रिलेटेड हो जाएगा, और 4 डी से रिलेटेड है तो डी 4 से रिलेटेड हो जाएगा। अब इस दोनों को देखिए, सेट वही है, ए और बी दो ही सेट है, सेम ही सेट है दोनों फंक्शन में। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो फंक्शन ए से बी में है वो आपका 1 1 फंक्शन दिखाई देता है, आपका 1 1 ऑन टू फंक्शन है। देखिए 1 1 फंक्शन कैसे है, यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट का सेट बी में डिफरेंट इमेज है, तो ये 1 1 है। ऑन टू चेक कर लीजिए जरा, ऑन टू का डेफिनेशन कहता है कि सेट बी में जितना भी एलिमेंट है सबका प्री इमेज होना चाहिए सेट ए में। तो यहाँ बी के 4 डिफरेंट एलिमेंट है ए बी सी डी, और सबका प्री इमेज सेट ए में है। तो यहाँ पर ए से बी में जो फंक्शन एफ है वो 1 1 ऑन टू है, क्लियर है। इसी प्रकार यहाँ पर बी से ए में देखिए, बी से ए में 1 1 ऑन टू है कि नहीं। तो देखिए ए में 4 डिफरेंट एलिमेंट है ए बी सी डी, और इन चारों डिफरेंट एलिमेंट का यहाँ सेट ए में 4 डिफरेंट इमेजेज भी है ना। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट ए। तो बी से ए में जी डिफाइंड है और 1 1 भी है। अब ऑन टू है कि नहीं है इसको चेक कीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 डिफरेंट एलिमेंट है सेट ए का, और इन चारों का प्री इमेज है सेट बी में, है ना। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट है सेट ए में सबका प्री इमेज है सेट बी में, है ना। तो इस प्रकार से ये आपका ऑन टू भी हो गया। तो ये आप देख रहे हैं कि ए से बी में एक फंक्शन डिफाइंड है, और बी से ए में भी फंक्शन डिफाइंड है जी। ए से बी में डिफाइंड है एफ, बी से ए में डिफाइंड है जी। अगर ऐसा कंडीशन हो कि दो सेट पर ए से बी में कोई फंक्शन एफ डिफाइंड हो और बी से ए पर भी एक अनदर फंक्शन जी डिफाइंड हो, तो उस केस में जी को एफ का इनवर्स बोलते हैं, ठीक है गाइस। तो ये वाला जो वैल्यू होगा आपका, ये जो फंक्शन जी है ये आपका इस फंक्शन ऊपर वाले एफ का इनवर्स हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है ना। तो यहां हमने देखा कि फंक्शन को कैसा होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए इन्वर्टिबल होने के लिए, क्लियर ना। अब बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 ऑन टू होना चाहिए, क्लियर है गाइस। अब इसी प्रकार हम लोग देखते हैं, एक अनदर एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए जरा, देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए मान लीजिए अगला जो एग्जांपल है आपके पास दूसरा, यहां पर दो सेट है ए और बी। ए से बी में एफ एक फंक्शन है। तो देखिए जरा, यहाँ पर है 1 2 3 4 5, यहाँ पर है ए बी सी डी। देखिए जरा, 2 और 3 का रिलेशन बी के साथ है, 1 का रिलेशन ए के साथ है, 4 का रिलेशन सी के साथ है, 5 का रिलेशन डी के साथ है। ए से बी में तो फंक्शन डिफाइंड है, लेकिन क्या बी से ए में डिफाइंड होगा? तो देखिए जरा, यहाँ पर हम चेक ही कर लेते हैं। तो देखिए इधर हो गया बी और इधर हो गया ए। बी से ए में अनदर फंक्शन जी देख लिए, ले लेते हैं।
बी में एलिमेंट है आपका ए बी सी डी, और ए में एलिमेंट है आपका 1 2 3 4 5। देखिए ए का रिलेशन 1 का रिलेशन ए के साथ है तो ए का 1 के साथ हो जाएगा। 2 और 3 का रिलेशन बी के साथ है तो बी का रिलेशन 2 के साथ और 3 के साथ एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर देखिए 4 का रिलेशन सी के साथ है तो सी का रिलेशन 4 के साथ हो जाएगा, और 5 का रिलेशन डी के साथ है तो डी का रिलेशन 5 के साथ हो जाएगा। तो अब जरा आप चेक कीजिए, यहां तो ये फंक्शन है, प्रत्येक एलिमेंट का यूनिक इमेज है सेट बी में, लेकिन यहां पर ये फंक्शन नहीं है। यहां पर f इज अ फंक्शन, f फंक्शन है, बट g इज नॉट अ फंक्शन। क्लियर है गाइस? कैसे नहीं है? आप देखिए यहां जो सेट बी का एलिमेंट बी है, इसका एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ एसोसिएशन है, यहां पर देख रहे हैं ना। और एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ जब एसोसिएशन हो जाएगा तो ऐसे केस में हम उसको फंक्शन नहीं कहते हैं। तो ये फंक्शन आपका g इज नॉट फंक्शन। तो आप देख रहे हैं a से b में एक फंक्शन डिफाइंड है, लेकिन b से a में फंक्शन डिफाइंड जो g है वो डिफाइंड नहीं है। तो ये जो फंक्शन है आपका इन्वर्टिबल नहीं होगा, ये जो फंक्शन f है वो इन्वर्टिबल नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? ये वाला जो केस है कि a से b में कोई फंक्शन डिफाइंड है तो b से a में भी फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए g, तभी जो है f इन्वर्टिबल होगा। और ये केस तभी आता है जब फंक्शन 1 1 ऑन 2 हो, समझे ना, या बाइजेक्टिव फंक्शन हो। 1 1 ऑन 2 और बाइजेक्टिव के अलावा कोई अनदर फंक्शन आप ले लेते हैं तो आप देखेंगे कि a से b में तो डिफाइंड हो जाएगा फंक्शन f, लेकिन b से a में जो फंक्शन g है वो डिफाइंड नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? तो इसका मतलब है कि a से b में फंक्शन अगर डिफाइंड है f, तो f को इन्वर्टिबल होने के लिए b से a में भी एक अनदर फंक्शन g को डिफाइंड होना चाहिए। और ये केस तभी एराइज होगा जब आपका फंक्शन जो f है वो 1 1 ऑन 2 होगा, मतलब बाइजेक्टिव होगा। अदरवाइज किसी अनदर फंक्शन के केस में इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी फंक्शन को इन्वर्टिबल होने के लिए जो सबसे खास और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, उस फंक्शन को 1 1 ऑन 2 और बाइजेक्टिव होना चाहिए। ठीक है ना गाइस? जैसा कि हमने आपको यहाँ एग्जाम्पल में दिखाया, एग्जाम्पल 1 में a से b में जो फंक्शन डिफाइंड था वो 1 1 ऑन 2 था, तभी फंक्शन b से a में g डिफाइंड हुआ। लेकिन यहाँ पर देखिए सेकेंड एग्जाम्पल में हमने बताया कि a से b में फंक्शन डिफाइंड है, लेकिन ये 1 1 ऑन 2 नहीं है। कैसे नहीं है? देखिए यहाँ पर दो एलिमेंट है 2 3, इसका सेम इमेज है इधर। तो आप जानते हैं 1 1 का डेफिनेशन है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट A हैज डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट B। बट हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि दो डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट A 2 and 3 हैज सेम इमेज इन सेट B। देख रहे हैं ना? दोनों डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज नहीं है, इसलिए 1 1 तो नहीं है, ये ऑन 2 है। ऑन 2 कहता है कि प्रत्येक एलिमेंट सेट B के प्रत्येक एलिमेंट का कम से कम सेट A में 1 प्री इमेज होना चाहिए। तो यहाँ पर जितना भी एलिमेंट है आपका सेट B में, सबका कम से कम एक प्री इमेज तो है सेट A में। तो ऑन 2 है लेकिन 1 1 नहीं है। तो ये फंक्शन हमने जो लिया था वो हमने फंक्शन 1 1 ऑन 2 नहीं लिया था, ठीक है ना, एक अनदर फंक्शन ले लिया था। और फिर हमने कोशिश किया कि इसको हम दिखाएं आपको कि अगर हम दूसरा कोई फंक्शन ले ले 1 1 ऑन 2 को छोड़कर, तो यहाँ पर जो फंक्शन का डायरेक्शन अगर चेंज कर दें, a से b में डिफाइंड है, b से a में डिफाइंड करने की कोशिश करें तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? इसके अलावा और भी कई एग्जांपल्स लेकर आप दिखा सकते हैं कि एक नॉर्मल कोई भी फंक्शन है जो a से b में डिफाइंड है, जो 1 1 ऑन 2 नहीं है, आप जब उसका डायरेक्शन चेंज करेंगे b से a में करेंगे
तो आप देखेंगे बी से ए में वो डिफाइंड नहीं होगा। ये तभी डिफाइंड होगा जब आपका फंक्शन 1 ऑन 2 और बाइजेक्टिव होगा। समझ रहे हैं ना? तो इट इज क्लियर दैट कि फंक्शन को इन्वर्टिबल होने के लिए या किसी भी फंक्शन का इन्वर्स होने के लिए फंक्शन को बाइजेक्टिव होना बहुत जरूरी है। मतलब उस फंक्शन को 1 ऑन 2 होना जरूरी है। ठीक है गाइस, तो ये था पूरा जर्नी आपका फंक्शन से लेकर इन्वर्टिबल फंक्शन तक। ये कंसेप्ट आपको समझ में आना ही चाहिए, क्योंकि अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। समझ रहे हैं ना? अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग हमारे पास जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक कैसे हमारे पास जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उसका इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, उसके लिए आपके पास क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होंगे। ठीक है ना? क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में हम जानते हैं कि ये पीरियोडिक फंक्शन होता है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब, ठीक है ना, कि ये 0 से 360 डिग्री के बीच में अपनी वैल्यू को रिपीट करना शुरू कर देता है। समझ रहे हैं? तो वहां हम लोग चेक करेंगे। आज का लेक्चर पूरी तरह से फंक्शन से लेकर इन्वर्टिबल फंक्शन तक के जर्नी को दिखाना था और आपके दिमाग में ये बात सेट कराना था कि कौन सा ऐसा केस होगा कि फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। ठीक है? और इन्वर्टिबल होने के लिए कंडीशन क्या होगा। ठीक है गाइस, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट डे से हम लोग न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है? तो चलिए लिख लीजिए इसको जरा।